तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे ये प्रोलैप्स ऑफ द एनस व्हेन स्टूल इज लूज, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। और इसमें मैंने केसेस बताया था आपको लास्ट फ्राइडे जो क्लास सेशन था। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इससे कि ईवी नैश जो है, देखिए एक होम्योपैथी का मैं एक पहले के जो राइटर थे, जो किताब लिखते थे, जो क्लासिकल बुक जो लिखते थे, तो उन लोग की एक बहुत ही अच्छी एक आदत थी। किसी भी राइटर का या किसी भी फिजिशियन का बहुत ही अच्छा कोई सिम्टम होता था या फिर बहुत ही अच्छा कोई केस होता था या कोई उसका वर्ड्स कोटेशन होता था, तो वो अपनी किताब में अगर वो बात अगर वो एक्सप्लेन करते थे, लाइक कोई तरह का भी सिम्टम जो डिस्कस करते थे, तो वो उनका कोटेशन उठा के रेफरेंस के तौर पे डाल देते थे। ऐसे आप एलेंस की नोट में देखिएगा, आप एनएम चौधरी में देखिएगा, ईबी नैश में देखिएगा, डनहम साहब के किताब में आप देखिएगा। तो जो रिलेटेड कोई ऐसी बात रहती थी तो वो लोग एज अ रेफरेंस के तौर पे दे देते थे। उससे ये साबित होता था कि इस सिम्टम्स का इंपॉर्टेंट कितना है कि इतना जगह से वेरिफिकेशन आपको मिलता है, either by the proving, either by the followed by the prescription on the patient, उसका रिजल्ट, और तरह तरह से, जैसे कि पापा कहते हैं ना, ट्रस्टेड एंड टेस्टेड। पहले टेस्टेड हुआ, उसके बाद ट्रस्ट कैसे किया गया, पेशेंट में देख के अप्लाई करके उसका रिजल्ट निकल के फिर उसको वो। तो वैसे ही ईबी नैश साहब जो है, उन्होंने भी एक सिम्टम बताया और उसका रेफरेंस उठा के डनहम साहब को डेडिकेट करते हुए ये रेफरेंस बताया और उनको बताया, उनके बारे में उन्होंने बताया कि कहते हैं कि डनहम जो थे वो प्रिंस थे ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्व करने के। जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स होते थे उसको ऑन ऑब्जर्वेशन देख के या उसको समझ के या उसका वैल्यू दे के उसका इंपॉर्टेंस बता के कैरेक्टराइज सिम्टम के माहिर थे डनहम साहब। उन्होंने एज अ प्रिंस कोट किया उनको कि दैट प्रिंस ऑफ ऑब्जर्व गेव अस द कैरेक्टरिस्टिक्स। डनहम साहब के बारे में ईबी नैश ने अपनी किताब में एज अ रेफरेंस दिया।
उसके बाद क्या रेफरेंस दिया, ये जो अब मैं बात बोलूंगा, जो सिम्टम मैं बताऊंगा, उसका पहले कितना इंपॉर्टेंस है उस सिम्टम्स का वैल्यू क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन किया हूं। क्योंकि ये सिम्टम आप अगर एनएम चौधरी साहब की बुक में अगर पढ़िएगा, आप अगर देखिएगा, तो उसमें उन्होंने 3 केस दिया है। वो 3 केस बताए, एक हेडेक का केस बताया, एक ऐसा। तो सेकंड नंबर जो केस है उसमें, सेकंड या थर्ड नंबर जो केस है उसमें वो केस को एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पर देखिए सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस कितना आ जाता है एज रेफरेंस। जो हम लोग तो जो प्रिस्क्राइबिंग देखे हैं पापा को करते हुए, ऐसी ही टाइप का प्रिस्क्राइबिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बुक से देखा है। हम लोग नहीं बोलना चाहिए कि रेपर्टरी तो हमारे सब्जेक्ट है, हमको लेना भी चाहिए सबको, लेकिन आंख बंद करके अंधा की तरह रेपर्टरी नहीं चलाना चाहिए। जो सिम्टम मिल रहा उसको डालते जाओ, जबरदस्ती इनबिल्ड करते चले जाओ। अरे उस सिम्टम का वैल्यू कितना, उस सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस कितना है, ये जो सिम्टम बताएंगे उसका इंपॉर्टेंस मैं ये बता रहा हूँ। ईबी नैश ने अपने बुक में दिया ये सिम्टम, डनहम साहब का रेफरेंस दिया इसके बारे में, एनएम चौधरी साहब ने अपने केस दिखा दिया, केस के बारे में, केस के थ्रू रेफरेंस दिया, उस सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया। एलन स्किनोट ने उसमें इटैलिक में उस सिम्टम्स को दिया, और मैंने पापा को ऐसा इस सिम्टम पे बहुत केस ठीक करते हुए देखा, बहुत केस। तो समझिए इस सिम्टम्स का वैल्यू, इस सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस। जो लोग कहते हैं कि वन सिंगल सिम्टम पे आप प्रिस्क्राइबिंग कैसे कर सकते हैं, वो वन सिंगल सिम्टम आपके लिए वन सिंगल सिम्टम है, उसके सराउंडिंग में वो कितना इंपॉर्टेंस है, वो कितना ट्रस्टेड है, कितना टेस्टेड वो सिम्टम है कि इतनी जगह से रेफर्ड होके वो आया है। अब कोई आम आदमी का रेफरेंस नहीं, मेरा आपका इनका उनका रेफरेंस नहीं, डनहम साहब का रेफरेंस, ईवी नैश साहब का रेफरेंस, एनएम चौधरी साहब का रेफरेंस, एलन स्किनोट का रेफरेंस, और एलएम खान सर के केस में जो मैं देखा हूं वो मैं बता रहा हूं। ये सिम्टम, शार्प पेन शूटिंग अपवर्ड इनटू द रेक्टम, इसमें हेमोरॉइड्स की बात कही गई है, लेकिन मैंने पापा को एक पाइल्स का केस देखा, एक पाइल्स का पेशेंट आया बता, और अगर हम लोग भी शायद अगर लैपटॉप चला के अगर रेपर्टरी करके अगर प्रिस्क्राइब करते तो उसको बहुत अलग अलग दवा दे चुके होते, लेकिन हम लोग तो एनएम चौधरी साहब का, एलन स्किनोट का, ईवी नैश, इनको पढ़ के देखते हैं। तो पेशेंट जो है उसको खड़े रहने में तकलीफ हो रहा है, दूसरा आदमी रहता है ये सोचता कि अरे खड़े रहने में एग्रेवेशन है, पाइल्स का सिम्टम है, चलो सल्फर दे दो, फर्स्ट ऑन स्टैंडिंग। लेकिन उसमें सिम्टम क्या था, जब हम लोगों ने केस लिया, जब वो बैठा केस, क्योंकि मुझे याद है मेरा अर्ली एकदम टाइम का, शायद फर्स्ट ईयर था या मैं 12th में पढ़ रहा था, मुझे श्योरिटी नहीं है, मतलब एकदम अर्ली था मुझे उस वक्त से ये सिम्टम मेरे दिमाग में बैठ गया था, क्योंकि मैंने अपने आंखों से केस, जब आप केस देखते हैं किसी सिम्टम पे तो वो चीज आपके दिमाग पे इनबिल्ड हो जाती है। तो माफिया भाई केस ले रहे थे, पेशेंट था, पेशेंट का शक्ल भी मुझे याद है, इमेजिनेशन में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो माफिया भाई जब ये सिम्टम बता के जब मेडिसिन दिए तो हमको बता रहे थे, मुझे रेफरेंस दिखाए तो हंस रहे थे, वो पेशेंट परेशान था, ये लोग इतना खुश क्यों है, वो हम लोग का खुशी वो समझ नहीं पा रहा था कि किस सिम्टम पे क्या इंपॉर्टेंस, क्या मेडिसिन दिया, क्योंकि उसका शक्ल मुझे याद है, अभी भी इमेजिनेशन में आ रहा है कि वो कैसा हंस रहा था, कि मतलब ये लोग क्या दिया है क्या नहीं, दवा हमको कैसे कर दिया, ये लोग क्यों इतना खुश है। तो पेशेंट को पाइल्स का प्रॉब्लम था बहुत टाइम से। तो जैसे कि हम लोग केसेस लेते हैं कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या कंप्लेन है, जैसे कि पैथोलॉजिकल जो सिम्टम्स जैसे कि डेवलप होता है, जैसे कि इनका पाइल्स का, क्या बहुत देरी बाथरूम में बैठे रहते थे, रेक्टम का कोई प्रॉब्लम था, ये था वो था, सारा चीज ये सब। फिर जब पेन के कैरेक्टर पे जब पूछे तो स्टार्टिंग में वो नहीं बताया था, गर्म पानी से आराम मिलता है कि ठंडा पानी से आराम मिलता है, किस वक्त एग्रीवेट होता है, सुबह में, दोपहर में, रात में, ये। तो वो बताया कि डॉक्टर साहब जब मुझे पेन होता है एकदम सुई की तरह चुभता है,
सुई की तरह। तो देखिए यहाँ पर अंडर ब्रैकेट नाइट्रिक एसिड इसमें दिया हुआ है एलेंस की नोट में। तो एलेंस की नोट में नाइट्रिक एसिड ये अप टू द रेक्टम है, ठीक है। शार्प पेन, स्टिचिंग पेन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है नाइट्रिक एसिड का। कहीं पर भी आपको अगर पेन मिल जाए, नॉट ओनली ऑन द रेक्टम, कैंसर के कंप्लेन में भी, अगर ग्लैंड में भी, किसी में भी अगर पेन हो रहा है सुई के चुभने की तरफ, मैं ये नहीं कर रहा हूं नाइट्रिक एसिड आप, लेकिन कंसीडर उसको करिए, क्योंकि उसका एक वर्ड है नाइट्रिक एसिड का। देखिएगा मैंने जब इंस्टाग्राम लाइव करता था तो मेरा डॉक्टर सुरभि के साथ डिस्कशन हुआ था, तो उसमें मैंने ये बताया था, स्प्लिंटर। स्प्लिंटर बहुत धार वाली चीज सुई को कहती है, चुभने वाली। तो मेरे अंकल है डॉक्टर शोएब आलम खान, वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं नाइट्रिक एसिड को। तो वो दिखाते, वो बोलते कि देखो ये सुई है, नाइट्रिक एसिड ये सुई की तरह है, तुम अगर उसको प्यार भी करने जाओगे, सर भी सहलाने जाओगे तो वो चुभेगा। तो नाइट्रिक एसिड इतना खराब होता है, आप मोहब्बत से भी बात करिएगा वो आपको सुई की तरह चुभेगा। तो ये मैं उसका कैरेक्टर नहीं बता रहा हूं कि वो ऐसा बात करेगा, मैं एज अ उसके सिम्टम बेसिस पे बता रहा हूं कि स्प्लिंटर मतलब क्या होता है। तो वो सुई की तरह चुभने वाला दर्द, और स्पेशली शूटिंग अपवर्ड द रेक्टम, पाइल्स का पेन है, अचानक सडन पेन स्टार्ट हुआ, ऐसा ऊपर की तरफ चुभा, अरे पेन हो रहा है, हाँ कैसा पेन हो रहा है, तब सुई की तरह लगता है, ऊपर की तरफ चुभता है, सुई की तरफ ऊपर की तरफ चुभता है मुझे। तो इसी सिम्टम के बेसिस पे पापा ने उसे इग्निशिया हमारा दिया था। अब लोग कहेंगे कि इग्निशिया का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, इग्निशिया का ये नहीं था, इग्निशिया का ग्रीफ नहीं था, इग्निशिया का वो नहीं था, लेकिन ये सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस कितना था, कि इतना इंपॉर्टेंस था कि जैसे कि ईबी नैश ने अपने रेफरेंस में दिया, इसको इटैलिक करके लिख के दिया, एनएम चौधरी ने अपने केस को डिस्क्राइब किया, एलेंस की नोट में इसको इंपॉर्टेंस दिया। तो इसलिए इस सिम्टम का इंपॉर्टेंट, इस सिम्टम का वैल्यू बहुत ही हाई लेवल में अपवर्ड में चला जाता है। भले ये सिम्टम रेपर्टरी में किसी तरह का भी कोई भी ग्रेड में हो, लेकिन मेरे लिए ये सिम्टम फर्स्ट ग्रेड में है, क्योंकि ईबी नैश ने इसे इटैलिक में अपनी किताब में दिया, इटैलिक में एलेंस की नोट ने अपने इसमें किताब में दिया। वो रेफरेंस डनहम का दे के बताया कि जो इतना बड़ा ऑब्जर्वर है जिसको प्रिंस कहा जा रहा है, वो इस सिम्टम को कंसीडर किए। तो इससे कितना इस सिम्टम का वैल्यू बढ़ गया कि अगर शूटिंग पेन अगर पाइल्स के कंडीशन में या हेमरॉइड्स के कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में अगर होता है, तो फर्स्ट कंसिडरेशन हमेशा मेरा जाएगा इग्निशिया हमारा, नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी पार्ट। अब इसमें कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो बहुत ही फैटी चीज खाने का डिजायर मेरा रहता है, हम फैट चीज बहुत हमको पसंद है, फैट चीज से मेरा बहुत ही अच्छा लगता है, हमको डिजायर है, शार्प पेन इज शूटिंग अपवर्ड, नाइट्रिक एसिड। सिंपल कंपैरिजन है, सिंपल कंपैरिजन, बहुत सा आदमी ऐसे खोजता है वैसे खोजता है, सिंपल कंपैरिजन आपको नाइट्रिक एसिड के साथ इसका शूटिंग अपवर्ड का आपको मिल जाता है। रिवेंजफुल एटीट्यूड है, शार्प शूटिंग पेन है अपवर्ड की तरफ, मेरा कंसिडरेशन इग्निशिया हमारा छोड़ के सीधा नाइट्रिक एसिड पे चला जाता है। शार्प शूटिंग पेन अपवर्ड द रेक्टम, फिजिकल इरिटेबिलिटी है, हर वक्त हर वक्त हर वक्त, क्यों इस तरह करते, कुछ नहीं, ऐसी आदत है। फिजिकल इरिटेबिलिटी, शार्प पेन शूटिंग अपवर्ड द रेक्टम, नाइट्रिक एसिड, sharp pain shooting upward into the rectum when after the long concentrated grief, जब से मेरी मां मरी उसके बाद से मेरी जिंदगी में खुशी नहीं आई,
मैं अकेला रात में बैठ के चुप चुप को हर दिन रात में रोता हूं, अपनी माँ को याद करता हूं। फिर क्या हुआ, फिर कुछ, ये तो मेरा सिलसिला हमेशा से चलता ही है, हमेशा से ये तकलीफ है। उसके 5 साल के बाद खाने पीने में भी माँ के हाथ के खाना का बात अलग था। अब जो मिलता है उससे तकलीफ शुरू हुई, उसकी वजह से पाइल्स डेवलप हुआ, उसकी वजह से हेमोरॉइड का कंडीशन हुआ, उसकी वजह से ये कंप्लेन हुआ। और डॉक्टर साहब, जो तकलीफ जो होती है सुई की तरह चुभता है, लगता है ऊपर की तरफ चुभ रहा है। नो नाइट्रिक एसिड इग्निशिया हमारा। मैं आया, बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है, मुझे पेन होता है अपने रेक्टम एरिया के पास, कुछ सूजा सूजा लगता है, फूला फूला लगता है। कैरेक्टर कैसा रखता है, सुई की तरह चुभता है, ऊपर की तरफ चुभता है। हम अगर तुम्हारे सामने अगर सिगरेट पीते हैं और उसका धुआं तुमको अगर फेंकते, नहीं डॉक्टर साहब, बर्दाश्त के काबिल, बर्दाश्त नहीं है हमको, नो नाइट्रिक एसिड इग्निशिया हमारा। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन है। अभी हम रेपर्टरी खोजने जाएंगे तो मेरा पूरा प्रिस्क्रिप्शन खराब हो जाएगा। जहां पर क्लियर हमको मिल रहा है एक चीज, जब पेशेंट खुद आके सामने से इन्वॉल्व करके बोल रहा है। जब आपको कहीं कुछ भी नहीं मिले, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, कहीं कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, एक नजर नहीं आ रहा है वो अलग बात, एक हम देखना नहीं चाह रहे वो अलग बात, एक क्लियर जो चीज नजर आ रहा है लेकिन हम उसमें अंधे बने हुए, और एक वाकई में कोई इंडिकेशन, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ अंधेरा में है, कुछ कुछ सिम्टम है। तब हम रेपर्टरी उठाएंगे, खोलेंगे कि हाँ ये सिम्टम है, ये चलो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जहां पेशेंट आ रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम है, बहुत सालों से मुझे हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, मुझे सूजन है, वहां पर कुछ भी मुझे पेन होता है, पेन शूटिंग अपवर्ड दी रेक्टम होता है, लाइफ में ग्रीफ है, इंटॉलरेंस है सिगरेट का, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है, हिस्ट्रिकल सिम्टम है, डेग्लूटेशन प्रॉब्लम होता है खाने में, इग्निशिया हमारा। मुझे पेन है, शार्प शूटिंग पेन है, अपवर्ड दी रेक्टम, फिजिकल इरिटेबिलिटी है। ये हमेशा मेरा चलता रहता है, ये तो बचपन से करते आ रहे। शार्प शूटिंग पेन है, अपवर्ड दी रेक्टम है, रिवेंजफुल। वो हमको इस क्लास 10 में एक थप्पड़ मारा था, हम जब तक मारेंगे नहीं हमको चैन नहीं मिलेगा। 2 थप्पड़ नहीं, हम एक ही थप्पड़ मारेंगे उसको, लेकिन हम मारेंगे थप्पड़। वो मारा क्यों, जब तक हम उससे बदला नहीं लेंगे, हम डेली रात में सही से सो नहीं पाते, हमेशा वही आदत। जब तक हम उसे एक थप्पड़ नहीं मारेंगे तब तक मुझे सुकून नहीं। इसके लिए, इसके रेफरेंस में एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। रिवेंजफुल में मैंने अपने आंख से तो देखा नहीं, लेकिन मैं सुना हूं, जब वो लड़का बता रहा था मुझे, उसके अंदर पूरा नाइट्रिक एसिड दिख गया, और पापा एक चेहरा दिखाते हैं नाइट्रिक एसिड का, और वो क्लियर कट जॉ लाइन जो नाइट्रिक एसिड का होता है, ये साइड जो होता है, ये जबड़ा हमेशा सुजा रहेगा, यहाँ पर ट्राइंगल एकदम शार्प रहेगा, ये खुला रहेगा ऐसे। एक जूनियर है मेरा, हमसे नीचे बैच का था, तो अपना लाइफ का एक फेज बता रहा था मुझे कि क्या हुआ, कैसे, ऐसा वैसा सारा चीज वो चल रहा था। तो मुझे बोला कि भैया, हम ना एक लड़की को पसंद करते थे स्कूल लाइफ में, और नहीं, हाँ एक्चुअली बात स्टार्ट कैसे हुआ, उसका थोड़ा हाइट कम था, ठीक है, और उसका बदन वदन बहुत सॉलिड एकदम। तो हम उसको समझाया कि तुम गलती किया, तुमको पहले स्विमिंग एक और बास्केटबॉल ये सब खेलता, थोड़ा हाइट बढ़ता, उसके बाद तुमको जिम स्टार्ट करना। बोले हाँ अब अफसोस होता है भैया, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर हम पूछे क्यों, अचानक क्या नशा चढ़ गया जो तुम जाके सीधा लोहा उठाने लगा, इतना कम एज में, इतना कम हाइट में, ऐसा वैसा। तो वो तब वो इंसिडेंट बताया। बोले भैया, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक लड़की को हम पसंद करते थे, एक लड़की को हम पसंद करते थे, तो वो लड़की हमको, उस लड़की को कोई और लड़का पसंद करता था। तो उस वक्त हम बहुत दुबला पतला थे भैया हमको, तो उसको पता चला, तो बहुत लड़का लेके आके, हम उस वक्त एकदम
पतला दुबला थे, कोई नहीं, बहुत लड़का 4-5 लड़का लेके आया, मुझे बहुत मारा। हम उस दिन ठान लिए थे भैया इसको हम मारेंगे, इसको हम छोड़ेंगे। सेम यही एक्शन था उसका कि भैया हम उसको मारेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं भैया। तो फिर हम बोले कि इंटरेस्टिंग, हम बोले फिर क्या हुआ? तो बोला उसी के बाद से भैया हमको 1-2 साल लग गया पूरा बदन बनाने में, बॉडी बनाने में, बॉडी बिल्डअप करने में। फिर मैंने बदन बनाया और उसके घर के सामने जाके उसको घर से निकाल के मैंने मारा, घर से निकाल के मैंने मारा। बोले उस दिन हमको जाके भैया रिलीफ मिला कि हम अपना, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तो लड़की के सामने मेरा इज्जत भी किया, लड़की भी की, मारा कैसे हमको, हम छोड़ कैसे थे उसको? उसको मैंने मारा। जब वो बताया उसके बाद, जब मैंने उसका, इतना दिन से तो मेरा जूनियर, उसको बहुत हम मानते, मेरा छोटा भाई के तरह है वो, इतना उसका मतलब कि एकदम क्लोजनेस बॉन्ड, एकदम मेरा घर के तरह है वो। तो उस इंटेंशन से कभी देखी नहीं। जब वो ये बात बोला तब मैंने उसका शक्ल देखा, तब मुझे उसका जब वो जॉ लाइन याद आया, तब मैं उसको बताया, बोले तुम नाइट्रिक एसिड, एक बार कुछ भी तुमको तकलीफ होगा जिंदगी में, एक बार नाइट्रिक एसिड। आपको तो कोई बात बताना मुश्किल है, हर टाइम दवा आप निकाल देते, इसीलिए आपसे कोई बात डिस्कस नहीं करते। लेकिन उसका जो जॉ लाइन था, ये रिवेंजफुल एटीट्यूड होना चाहिए, ये नाइट्रिक एसिड का रिवेंजफुल। वो अपने आप को बिल्डअप किया 1-2 साल के अंदर। उस वक्त बोला कि हम बोले कि उसी वक्त मारता, मार खाता कोई बात नहीं, बोले हम लड़ ही नहीं पाते उससे, हमको हराना था, उसको मारना था रिटर्न। तो वो अपने आप को बिल्डअप किया, फिर उसको मारा। तो ये रिवेंजफुल एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ बदला लेने का मन तो है, मारना चाहेंगे तो मार देंगे, लेकिन छोड़ देते, कभी नहीं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का रिवेंजफुल ये एटीट्यूड कभी नहीं होगा। पापा हमेशा जब रिवेंजफुल कंफर्म करते, ऐसा कोई बोलता है इग्नोर, हटाओ, नाइट्रिक एसिड नहीं, साफ। जैसे इग्निशिया आता है, हाँ दुख तो है डॉक्टर साहब, कोई ऐसा बात नहीं, आप तो भूल गए, वो सब बात है, दुख है, अभी भी सोचते रोते। हंस रहा है, कभी दुख नहीं है, दुख याद करके तुम्हारे चेहरे में हंसी कभी नहीं आएगा, वो इग्निशिया कभी नहीं हो सकता। जैसे पापा ने लास्ट क्लास या उससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था, पल्सर टीला और इग्निशिया का डिफरेंशिएशन पापा ने बताया था। और इसी सिम्टम के ईबी नैश के बगल में अंडर ब्रैकेट में लिखा होगा, मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दे रहा हूं साथ में, कि जो पढ़ो वही पढ़ाओ, छुपा के हम यहां से बता रहे वहां से बता रहे, तुम खोजते रहो। जो पढ़े आपको दे दिया क्लियर, आप खुद जाके देख लो, पढ़ लो। तो वो कहते हैं यही पेन, यही कैरेक्टर, यही सिमिलैरिटी अगर यूटेरस की तरफ होता है तो सीपिया, अगर यूटेरस के एरिया में कंप्लेन अगर शार्प शूटिंग पेन रहता है अपवर्ड की तरफ, नेवर फॉरगेट सीपिया। अब वो भी शायद कंफर्मेशन याद नहीं आ रहा, वो भी शायद इटैलिक में होता है। तो इतना ये इंपॉर्टेंस है। और ये जो सिम्टम है, हेमरॉइड्स एग्रेवेट फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, स्टूल हो जाने के बाद घंटों तक दर्द का एहसास रहेगा, तकलीफ बढ़ा रहेगा, परेशानी उजबुजाहट रहे। मैंने इसमें पापा को इग्निशिया हमारा से ज्यादा मैंने सल्फर को देखा पापा को इंपॉर्टेंस देते हुए। अब शायद उनको कहीं पर सल्फर का इंपॉर्टेंस वो दिखता होगा। कोई भी कंप्लेन बाथरूम हो जाने के बाद भी घंटों तक एहसास अगर है, तो इसमें 3 दवा का रेफरेंस दिया हुआ है, सल्फर, रेटानिया और इग्निशिया हमारा। लेकिन मैंने पहला प्रेफरेंस आपको देखा है पापा को देते हुए सल्फर को। तो ये सिम्टम जो है शूटिंग पेन अपवर्ड इनटू द रेक्टम, आप एलेंस की नोट में अगर आप पढ़िएगा, मैंने उससे नहीं लिया ये रेफरेंस, तो उसमें लिखा शूट अप द रेक्टम, शूट ऊपर की तरफ। लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है कि एकदम सुई के ऊपर की तरह एकदम चुपते हुए चला जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर चला, तो वो ईबी नैश में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्लियर कट वाला। और पाइल्स में या हेमरॉइड की कंडीशन में या किसी तरह का भी स्वेलिंग, किसी भी तरह का भी रेक्टम एरिया में तकलीफ है, परेशानी है, अनइजीनेस है, कोई भी कंप्लेन,
बाथरूम हो जाने के बाद भी घंटों तक तकलीफ, बेचैनी, परेशानी रह रही है, दर्द रह रही है। नेवर फॉरगेट सल्फर। और इग्नेशिया की मेरे ख्याल से आज ये 5वीं क्लास है, और भी बहुत सा कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो एक चीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा कंप्लीट करके पढ़ो, और वो पढ़ो जो देखे हो, जो क्लासिकल बुक में है, जिसका रेफरेंस है, जिसका इंपॉर्टेंस है, वो चीज पढ़ो। पढ़ो सब कुछ, इस्तेमाल अपना करो जो करना चाहे। ये हम नहीं कहते अच्छा किताब भी पढ़ो, खराब किताब भी पढ़ो, तो उसमें दोनों में डिफरेंशिएशन करने में इजी हो जाएगा, ये सही था, ये गलत था। भले कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस होगा, गलती करके एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा। और ये सिम्टम्स का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से हो गया। और नेक्स्ट सिम्टम है ये फीवर का, चिल का। ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसका 2-3 केस मैं नक्स वोमिका वाला डिस्कस करूंगा, और फिर इग्नेशिया का फीवर का डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें एक बात हम कह देते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर जो होगा और चिल रहेगा 3 AM एंड 3 PM। 3 AM एंड 3 PM वो रहेगा थूजा का, चिल रहेगा, फीवर में थर्स्ट रहेगा, इंटरमिटेंट फीवर रहेगा, 3 AM एंड 3 PM। इसका मैं एक केस बता के इसको फिर मैं नेक्स्ट फ्राइडे को फीवर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। जैसे कि आज एक सिम्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वैसे ही एक्सप्लेनेशन मैं इसका दूंगा। और नक्स वोमिका वाला सिम्टम मैं बताऊंगा, केस बताऊंगा पापा का, बहुत ही अच्छा। तो 3 AM एंड 3 PM। लास्ट ईयर जून में, जुलाई, हाँ जून में मुझे कोविड हुआ था लास्ट ईयर। तो फीवर था, थोड़ा लैरिंग्स में बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन वगैरह था, थोड़ा सर्दी हुआ था। स्टीम ले रहे थे और अपना होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे जैसे सिम्टम चेंज हो रहा था वैसे वैसे सिम्टम के चेंज पे मैं मेडिसिन ले रहा था। तो वो ठीक 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता का जो प्रोसेस था उसमें वो चेंज हुआ, ठीक हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा फीवर नहीं आया। 99.6 100 99.6 100 ये कांस्टेंट चलता रहा। तो फिर क्या हुआ उसमें कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस तक 1 हफ्ता तक ही चला। तो ये 1 वीक तक चलता रहा, ठीक होता रहा आस्ते आस्ते। लेकिन एक सिम्टम ऐसा स्ट्रिक्ट हो गया था, 2:30 से 3 बजते हुए डे के टाइम में, दिन के वक्त 4 से 5 घंटे तक कांस्टेंट मुझे फीवर रह रहा था 99.6। मुझे भी एक टेंशन हो गया कि कांस्टेंट एक ही टेम्परेचर इतने टाइम तक हर दिन रह रहा है। मुझे लगा एक दिन हो गया, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। ये कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से 2 सप्ताह 12 दिन तक ये चला है, कांस्टेंट 2 सप्ताह के अराउंड चला। पहला सप्ताह तो मैं खाली सिर्फ टेम्परेचर देखता रहा कि कांस्टेंट एक ही टेम्परेचर रह रहा, कांस्टेंट एक ही टेम्परेचर रह रहा है। फिर उसके बाद 10वें दिन पे जब ये होता रहा, जब मेरा डर डेवलप हुआ कि नहीं ये कांस्टेंट एक ही टेम्परेचर ना, फीवर मुझे उतना लग रहा नहीं, थोड़ा ब्रीथलेसनेस थोड़ा रह रहा था, लेकिन उतना कोई सीवियरिटी नहीं, खा रहे थे पी रहे थे नॉर्मल। हम सोचे थे कि इम्यून डिस्टर्ब हुआ हो सकता मे बी ये कांस्टेंट। लेकिन जब देखे 10 दिन क्रॉस, तो मैंने पापा को बताया कि पापा, क्योंकि हम एक रूम में आइसोलेट थे, मैंने पापा को कहा कि पापा ये देखिए आराम तो है, फीवर वीवर नहीं लगता, भी एहसास भी मुझे नहीं होता कि मुझे फीवर है,
लेकिन ये कांस्टेंट मुझे 10 दिन से ऐसा रह रहा, पापा 2:30 से 3 बजता है मुझे फीवर, देखता हूं मैं कि 99.6। पापा बोले 99.6 नहीं, हम बोले वो ठीक है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर भी तो नहीं आ रहा, कांस्टेंट बढ़ा। तो पापा ने मुझे थूजा दिया, ये लो। तो मैं थूजा शायद कितना लिया, 3 लिया था या 30 लिया था, मुझे प्रॉपर याद नहीं। मैं इंस्टाग्राम के लाइव डिस्कशन में भी ये डिस्कस किया था, तो पोटेंसी याद नहीं, मैं वो लिया। तो हाँ, ये देखा थूजा लेने के बाद उसके 1 दिन के बाद से ड्यूरेशन जो था, जो 4-5 घंटा रह रहा था, वो कम होने लगा। 3-4 दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो गया। जो 2:30-3 बजे आता था, 2:30-3 बजता था मेरा टेंशन शुरू, थर्मामीटर लगाते थे कि नहीं आज नहीं आया, आज नहीं आया, आज नहीं आया, लेकिन 99 पॉइंट पूरा एग्जैक्ट 99.6 पे आकर रुक जाता था। तो ये कांस्टेंट चलता रहा। लेकिन थूजा खाने के 2-3 दिन के बाद जब मैं 3-3:30 बजे तक चेक किया, नहीं, नो फीवर, नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये जो है थूजा, तो जो टाइमिंग, पानी की प्यास मुझे बहुत रहती थी, थर्स्ट का बहुत डिजायर रहता था, बहुत थर्स्ट, पानी बहुत पीते थे ये में। तब फिर मैंने पापा को बाद में डिस्कस किया कि ऐसा थूजा का ये टाइमिंग था, ऐसा वैसा, आप थूजा दिए पापा। तो पापा ने 3 बात को डिस्क्राइब किया, मॉर्निंग एग्रीवेशन, मॉर्निंग कंप्लेन, मॉर्निंग तकलीफ, सोरा। डे एग्रीवेशन, दिन के वक्त तकलीफ, दिन तक प्रॉब्लम चल रहा है सारा, डे में डेवलप हो रहा है सारा, साइकोसिस। और रात में अगर एग्रीवेशन आपको हो रहा है, सिफिलिटिक। सोरा के लिए द बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट मेडिसिन सोरा के लिए थूजा, सॉरी साइकोसिस के लिए। सिफिलिटिक के लिए बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मरकरी, एंड सोरा के लिए सल्फर। मैंने एक और निमोनिया के केसेस में पापा को देखा, दिन के वक्त उसका मुंह से ब्लीडिंग वगैरह सब आ रहा था, मुंह से ब्लीडिंग उसको तक हो रहा था। पापा ने सिर्फ दिन के वक्त उसको हो रहा था, सिर्फ दिन के वक्त। पापा को देखा, मैंने थूजा दिया पापा ने, ठीक, थूजा से 0/1 से पापा ने दिया था पेशेंट को। तो एक टाइमिंग, थूजा का वक्त, थूजा का डोमिनेंसी, थूजा का टाइमिंग, थूजा का थर्स्ट, एंड इसको बोलते हैं माइज्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग। कि जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वो साइकोसिक पीरियड है। तो ये सारा कंसीडर करके पापा ने मुझे थूजा दिया था 3-4 दिन के बाद। फिर उसके बाद मैं लगातार 1 हफ्ता तक थर्मामीटर से चेक किया। वो डर इतना बैठ गया था, वो कोविड का वो डर इतना बैठ गया था कि टूट क्यों नहीं रहा है। और ये सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से हो सकता था, एलोपैथिक से हो ही नहीं सकता था। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन भी, जो फीवर डाउन करने का जो मेडिसिन होता है, उसमें भी वो कहता है कि 100 फीवर भी है तब भी आप पैरासिटामोल नहीं ले सकते। जब तक 100.4 या 100.4 से थोड़ा ऊपर नहीं जाए तब तक आप पैरासिटामोल नहीं ले सकते। तो ये, और जहां कोई मेडिसिन, कोई पैथी काम नहीं आता, वहां सिर्फ होम्योपैथी काम आता है। ये हम लोगों ने सबसे अच्छा एग्जांपल कोविड के टाइम में देख लिया। उन लोग निकालते जा रहे, परेशान होते जा रहे, खोजते चले जा रहे, हम लोग सिम्टम बेसिस पे देके कितने केसेस को ठीक करके छोड़ दिया उतने दिन में। तो ये आज का फ्राइडे का इग्निशिया का डिस्कशन था, एक शॉर्ट। और मैं ये शुरू करने से, ये फीवर वाला शुरू करने से पहले इसमें एक और बात थी रेक्टम वाली पे, सिफिलिनम का, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो उसको मैं भूल गया। तो एक पार्ट पे चलते चल रहे हैं तो उसको कंप्लीट करते हुए चले तो वो ठीक रहेगा किस चीज को। तो
सिफिलिनम का मैं नेक्स्ट क्लास में सिफिलिनम और उसके बाद फीवर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कंपैरिजन पे फिर आएंगे। तो आज का डिस्कशन यही इतने पे था, और अब हम लोग नेक्स्ट इग्निशिया को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को 8 बजे। और अभी 10-15 मिनट के लिए सेशन डिस्कस करेंगे। पापा आएंगे, अभी 2 मिनट आप टाइम दीजिए, वो लेके आते हैं। तो बुलाएंगे। ये आज एक्चुअली पापा है नहीं, बाहर गए हैं एक केस देखने के लिए। तो सर तो है नहीं, लेकिन हम तो आपको दिए हुए डिस्कशन की जब मैं बोलूंगा तो 10-15 मिनट पापा डिस्कस करेंगे। तो पापा है नहीं, तो पापा का एक शैडो, एक परछाई है, मेरी सिस्टर है। तो मैं उनको वो कहूंगा कि 10 मिनट वो कुछ डिस्क्राइब कर दे, जो अपना वो केस देखी है या पापा का जो केस देखी है। अगर कहा जाए कि मेरे एज में, या हम लोग जो यंग जनरेशन वाले होम्योपैथ जो कहते हैं, ये जो अगर हमको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सबसे ज्यादा अगर जेलसी अगर किसी से होती है तो मुझे मेरी सिस्टर से होती है बहुत। कि हमको लगता है कि मेरे लेवल से ऊपर कोई अगर एक है तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर ना प्लेटिना वाला नेचर है, तो आ जाता है वो सुपियरिटी वाला कभी कभी। तो मैं कहीं अगर फंसता हूँ कोई केस में, तो पापा को फिर जब एकदम ही फंस गया तो पापा से हम लोग पूछते, जब हाँ जब लगता है कि कोई निकाल सकता है तो मैं उसको फोन करता हूँ, ऐसा ऐसा सिम्टम है, ये आया तो इसमें क्या, हाँ ये 3-4 दवाएं देख लो। अरे एक तो बता दो, हम एक तो का सोच रहे हैं, 3-4 दफा ये चारों में लिखा हुआ, चारों को डिफ्रेंशिएट करो, खुद से कब करोगे। तो फिर तो उन्हीं का मैं अभी 1 मिनट में उसको उनको बुलाता हूँ, तो उनका एक शॉर्ट डिस्क्राइब जो उनका केसेस है और उनका जो इग्निशिया हमारा के बारे में उनका जो थॉट है वो डिस्क्राइब करेंगे वो। आप 1 मिनट हमको दीजिए। और एक चीज हम और बोलेंगे आप लोग से, इनका क्लास सुनने के बाद फिर मेरा क्लास कोई छोड़िएगा मत आप लोग, ठीक है, वो मेरा फ्राइडे को चलता रहेगा, तो आप इनसे इंटरेक्ट होइए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। जैसे कि डॉक्टर खान अरकम खान कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ाने में मेरा इतना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं इनकी तरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ना मैं इनके तरह से बहुत अच्छा पढ़ा पाती हूँ। हाँ, बेसिकली पेशेंट के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है,
उनकी डिटेलिंग करना, उनसे पूछना, उनके लाइफ में मतलब जानना कहाँ मतलब पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट मेरे लिए नेसेसरी है, प्रिस्क्रिप्शन के लिए जरूरी है, जो मेरे फादर एक पेशेंट में ढूंढना चाहते हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन में क्या निकालना है उनके लिए। वो मेरा मोटिव होता है। मैं इनमें बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है इन चीजों में। और ये पढ़ाने वाला जो है वो थोड़ा, मैं अरकम से मैं थोड़ा वीक हूँ, मैं मतलब थोड़ा नहीं, टोटली वीक हूँ अरकम से। खैर, लेट्स स्टार्ट। तो मैं अपना आपसे एक शॉर्ट केस डिस्कस करूंगी। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि बेसिकली फीमेल की आप हिस्ट्री डिटेलिंग करना, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी वो केसेस मैंने फेसबुक पे भी दिया था, इंस्टा पे भी अपना डाला था। तो अभी मैं फिर एक एक्ने के केस कर रही हूँ। मैं आपको ट्रीटेबल हो जाए, अभी तो 15 डेज हुआ है ट्रीट करते हैं, पर रिजल्ट अच्छा है। मैं आपको वो जब पूरा हो जाएगा केस तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल। कि अराउंड 20 ईयर्स एज था लड़की का, तो मैं उसका नाम और वो मेंशन नहीं करना चाहती। खैर, तो उनका बहुत ही क्लस्टर्स ऑफ एक्ने दोनों चिक्स में था, दोनों ही सिमेट्रिकल था, बहुत पेनफुल था। तो मैं फेलियर भी हुआ मेरा इनमें कि पहला बार में भी मैंने ड्रग दिया तो नो रिस्पॉन्स, सेकेंड टाइम भी मैंने कोशिश किया, नो रिस्पॉन्स। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ठीक करूं। बहुत ऑब्स्टिनेट एक्ने था, बहुत मुश्किल हो रहा था। और पेशेंट का एक ट्रस्ट इतने सालों से मेरे ऊपर है, मैं उनकी ट्रीट कर रही हूँ, और सडन उनका ऐसा एक्ने का प्रॉब्लम हो गया, वो ठीक ना हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसकी मदर भी थोड़ी पैनिक होने लगी, पेशेंट भी होने लगा कि इतने साल से तो आप ट्रीट कर रहे हैं पर ये मेरा क्यों नहीं जा रहा है। और जनरली यंग लड़कियों में ऐसा होता है कि आप जल्दी एक्ने को ट्रीट नहीं करोगे तो वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, कहीं तो मेरा वीक पॉइंट हो रहा है प्रिस्क्रिप्शन में, एक बार फिर से डिटेल किया जाए, डिटेलिंग करके देखा जाए। तो मैंने केस किया उनका। तो इग्नेशिया में सबसे अच्छी बात है कि आप रिजर्व डिस्प्लेजर लिखा एलेंस में बहुत से चैप्टर्स में है, बहुत से ड्रग में है, लेकिन उस रिजर्व डिस्प्लेजर को समझना भी बहुत बड़ी बात है कि आप उस रिजर्व डिस्प्लेजर को आप कैसे क्वेरी करेंगे एक पेशेंट में, कैसे निकालेंगे कि इस पेशेंट में रिजर्व डिस्प्लेजर कैसे है। तो वो हमारे लिए बहुत मैटर रखता है। जैसे कि ये भी मैंने अपने पापा ही से सीखा था रिजर्व डिस्प्लेजर के बारे में। तो मैंने उनसे पेशेंट से पूछा कि आपको कॉलेज आप जाती हैं, आप कोचिंग करती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, फैमिली गैदरिंग में आप जाते हो, फैमिली गैदरिंग होगी आपकी, तो आपको कैसा फील होता है, कोई आपको इस एक्ने के लेके बोलता है कुछ? तो उसने कहा मुझे लोग बहुत टोकते हैं इस चीजों के लिए, तुम्हारा कम्प्लेक्शन ऐसा हो रहा है, तुम्हारा पिंपल्स इतना चेहरे पे हो गया है, मतलब आते देरी नहीं होता है वो लोग मतलब टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं पहले ही, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, कोचिंग में, ट्यूशन में, कॉलेजेस में, सब जगह। तो इस चीज से मैं बहुत फेडअप हो गई हूँ। तो मैंने बोला फेडअप मुझे मत बताओ कि फेडअप हो गई हो तुम, तो मुझे ये बताओ तुम्हें फीलिंग क्या आती है इससे, दुख लगता है तुम्हें, इंसल्ट लगता है, गुस्सा आता है तुम्हें इसको लेके, या ऐसा दिल करता है चेहरा छुपा के घूमे, या ऐसा लगता है कि तुम्हारी मतलब इज्जत पे कोई पैर रौंद रहा हो, तुम्हारी इज्जत को कुचल रहा हो कोई। तो उसने फिर मुझे ये कहा कि उसने नहीं बताया कि मुझे हाँ दुख पहुंचता है ना, उसने ये चाहती थी वो ये भी कह सकती थी कि हाँ मुझे इंसल्ट की फीलिंग होती है, पर उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई इज्जत रौंद रहा है इस वक्त, इज्जत पे पैर कुचल रहा है मेरे, मुझे ऐसी फीलिंग अंदर से आती थी। तो उसमें ड्रग भी बहुत सारे जाते थे, फिर वो भी मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था कि अब मैं डिसाइड क्या करूं कि इनमें से कौन से ड्रग में मैं जाऊं। फिर मैंने अपनी क्वेरी की, एज आरकम ने आप लोगों को हमारा इग्निशिया हमारा आपको पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, उन्होंने बताया होगा। तो मैंने क्वेरी किया इग्निशिया का, तो वो निकल के इग्निशिया आया, मैंने उन्हें इग्निशिया दिया, LM1 में दिया। विद इन 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ में रिकवर हो गया वो। थोड़े थोड़े स्कार फॉर्मेशन थे, फिर धीरे धीरे वो सेकेंड मंथ थर्ड मंथ में जाके वो स्कार फॉर्मेशन भी चले गए, बेटर हो गया। ओवरऑल जो भी कंप्लेंट था वो बेटर, उसके साथ साथ उसको थायराइड था, साथ में मेंटल स्ट्रेस रहती थी, मेंसेस के प्रॉब्लम रहते थे, वो सारा डिसअपियर हो गया। उसको अर्टिकेरिया होता था वो चला गया,
उसको खाने के देखने से वॉमिट, नौजिया लगता था, वो सारे सिम्टम्स जो थे, सारे सिम्टम्स चले गए। शी स्टिल अंडर माय ट्रीटमेंट, वो छोड़ती नहीं है मुझे, पर करती रहती हैं। तो इस तरीके से मैं स्पेशली फीमेल्स के लेके कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा फीमेल्स केसेस को लेके अटैच्ड रहती हूँ, और क्वेरी सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसे क्वेरी को कैसे, मतलब क्वेरी मैं कर रही हूँ तो पेशेंट को कैसे मैं समझूं कि ये सवाल मैंने उनसे किया है तो ये सवाल सही हो। तो मुझे उस थॉट में जाना पड़ता है कि नहीं, कि इस लेवल में पेशेंट सोच रहा है, मतलब ये क्वेरी मेरा, वो उसने बोला है, जो मुझे रिप्लाई दिया, मतलब वो सही है। तो मुझे वो क्वेरी तैयार करने में बड़ा अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जल्दी फीमेल्स नहीं बोलती हैं कुछ भी। भले फीमेल से ही क्यों, जेंट से भी नहीं कहती हैं, ना फीमेल डॉक्टर से इतना कहती हैं, लेकिन वो निकलवाना पड़ता है। बाय बॉडी लैंग्वेज आप लोग देखा करो, बाय एक्सप्रेशन देखा करो, और जो कहने के अंदाज होते हैं वो देखा करें आप। खैर, अच्छा, इग्नेशिया में एक और चीज है, कंसाइंटियस करके। तो कंसाइंटियस होता क्या है? कंसाइंटियस का मीनिंग जो है वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड करने वाला, डिटेल ओरिएंटेड करने वाला, थॉटफुल, बहुत केयरफुल, बहुत ही पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल, ऐसा पर्सनालिटी होता है जिसको कंसाइंटियस कहते हैं, जो इग्नेशिया में है। तो इग्नेशिया में क्या है कंसाइंटियस को लेकर? अबाउट ट्रिफल्स, मतलब छोटी छोटी मामूली बातें, मामूली चीजें, मामूली मैटर्स को लेकर वो बहुत थॉटफुल हो जाना, केयरफुल हो जाना, ऑर्गेनाइजेबल हो जाना, ये ऐसे हो जाएंगे। ट्रिफल्स को लेके है, रिलेशनशिप्स को लेके है, लव को लेकर है, अबाउट बिहेवियर को लेकर है। अब जैसे कि इग्नेशिया, ये इग्नेशिया में है कि कंसाइंटियस अबाउट रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स के लिए कैसे होंगे वो रिलेशन को लेकर मतलब बहुत ही सीरियस रहेंगे उस चीजों को लेके, जैसे वो अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से वो कमिटमेंट को लेकर चलेंगे, फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे, जो भी वो प्रोमिसेस उनका रहेगा वो उन प्रोमिसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। तो बहुत पंक्चुअल रहना, केयरफुल रहना, थॉटफुल रहना, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये एक इग्नेशिया में है। रिलेशनशिप को लेकर, अबाउट ट्रिफल्स मैटर, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट लव, अबाउट बिहेवियर। तो बहुत ही इसमें और भी ड्रग रिलेटेड है इसके साथ, जैसे कि आर्सेनिक है। जैसे आर्सेनिक आप सब जानते हैं कि फास्टिडियस होते हैं, ऑरम मेटालिकम है, ग्राफाइटिस है, नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका कंसाइंटियस किसको लेकर रहेंगे? टाइम्स को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, हर चीजें ऑर्डर हो, प्लेसेस में हो, जगह में हो। नक्स वोमिका भी फास्टिडियस में आती हैं, तो उनका भी वही होता है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कंसाइंटियस कहते हैं कि बहुत ऑर्गेनाइजेबल होता है, इसका मतलब ही वही होता है। सिलिका है, चाइना, हालसमस, कैमोमिला, हिपरसल्फ में वो कंसाइंटियस किस चीज को लेकर रहेंगे? बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे कि पेन हो रहा है, नॉइज हो रहा है, हवा चल रही है, इन सब चीजों को लेकर वो ट्रिफल्स रहेंगे। ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी अब मामूली चीजों को लेकर। विराट्रम है, सल्फर, सल्फर भी ट्रिफल्स रहेंगे, छोटी छोटी चीजों को लेकर कंसाइंटियस रहेंगे, जो कि लुक्स को लेकर, ऑर्डर्स को लेकर, ऑर्डर्स में स्मेल वगैरह, ऑफेंसिवनेस को लेकर। नेट्रम कार्ब है, लाइकोपोडियम, एपिस, ब्राइटा कार्ब, ब्राइनिया, पल्साटिला। ब्राइनिया एज सिमिलर लाइक नक्स वोमिका, वो भी बिजनेस को लेके कंसाइंटियस बहुत ज्यादा रहेंगे, और छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ट्रिफल रहेंगे। और पल्साटिला ट्रिफल्स बाय वीपिंग, छोटी छोटी बातें जो भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे वो इरिटेट होंगे, जैसे कि नॉइज है, हवा है, तो उन चीजों को लेके वो रोकर ही बोलेंगे, विथ वीपिंग के साथ ही होगा उनका ये चीज। तो इग्नेशिया में कंसाइंटियस एक वर्ड है
जो एक इग्निशिया पर्सनालिटी में पाया जाता है, और भी ड्रग रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर किया, बताया इसके बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको रिजर्व डिस्प्लेजर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। आई होप आई मेड यू क्लियर एवरीवन, बट जनरली मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका थोड़ा शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही सेटिस्फैक्शन होता है, पर आई होप अगर आपको इसमें थोड़ी भी मतलब कुछ भी ऐसा लगा हो कि नहीं आपको समझ में आया हो, तो लेट मी नो एंड लेट अरकम नोज, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पापा से अच्छे से डिटेलिंग इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो आज इग्निशिया का डिस्कशन हम लोग का ये 5th क्लास कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को 8 बजे हम लोग करते हैं। थैंक यू।